Today we are going to continue as we left yesterday. We were studying about classification of elements, and we reached up to the Mendeleev's classification. As I told in the previous class, Mendeleev's classification was based on a law which is known as periodic law. What is periodic law? The statement of the periodic law. The properties of elements are periodic function of their atomic weights, which is nowadays known as atomic mass. This was the statement of periodic law. According to Mendeleev, if elements are arranged in increasing atomic mass order after a certain interval or after a fixed interval, the next element will repeat the properties of the first. This repetition of properties by the elements is called periodicity. So Mendeleev introduced the concept of periodicity. As we discussed in the previous class about Newland's classification, he presented his law of octaves. If he thinks about, or if we study about Mendeleev's classification or Mendeleev's periodic law, it is just an extension of law of octaves. In law of octaves, Newland fixed the interval up to 8. According to the law of octave, every 8th element will repeat the properties of the first. But here मेंडलीव की जो स्टेटमेंट थी उसमें एज सच कोई जो है नंबर 8 की बात नहीं की गई, बल्कि एक मखसूस इंटरवल की बात की गई, एक मखसूस पीरियड की बात की गई। मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन पेश की थी, जैसा मैंने कल भी कहा था या प्रीवियस क्लास में भी बात हुई थी, कि इसने जो क्लासिफिकेशन पेश की थी ये दो चीज़ों पर बेस कर रही थी। द फर्स्ट वन इज़ पीरियोडिक लॉ एंड द सेकंड classification criteria. He made some criteria for his classification. What was that criteria? उसको भी हमने डिस्कस करना है। मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन पेश की थी, इसकी क्लासिफिकेशन में इसने अपनी टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई और 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए। These vertical columns of the periodic table are called groups. So Mendeleev divided the elements into 8 groups, and these groups are represented through Roman caps. These are the groups in Mendeleev's periodic table. 8 groups. What is group? The vertical column of the periodic table is called group. And he divided his table into 7 horizontal rows, which are known as period. There are 7 periods in the periodic table of Mendeleev.
This is the division of periodic table of Mendeleev into 7 periods, horizontal rows, and 8 groups. Now we come towards the classification criteria. मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन की थी वो बुनियादी तौर पर तो पीरियोडिक लॉ पर बेस कर रही थी, लेकिन एट द सेम टाइम इसने अपने लिए कुछ उसूल बनाए थे कि हाउ आई हैव टू प्लेस द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. द मेन ऑब्जेक्टिव मेंडलीव के नज़दीक क्या था कि विद इन ए ग्रुप जो भी कोई एलिमेंट्स आते हैं दे शुड बी ऑल अलाइक, दे शुड बी सिमिलर इन द प्रॉपर्टीज़. दिस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंडलीव. और उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए इसने 2 चीज़ों का सहारा लिया. द फर्स्ट वन पीरियोडिक लॉ एंड द सेकेंड इज क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया. इस क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में सबसे पहली बात इसने जो डिसाइड की, सिंस द क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वेट्स, तो इसने उसूल ये बनाया कि कोई से भी 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स के दरमियान जो एटॉमिक वेट्स हैं या एटॉमिक मासेस हैं, इनमें मिनिमम 1 यूनिट और मैक्सिमम 4 यूनिट्स का डिफरेंस होना चाहिए. ए डिफरेंस ऑफ 1 to 4 यूनिट्स. बाज़ जगहों पर ऐसा हुआ कि जहाँ पर ये डिफरेंस 4 यूनिट से ज़्यादा हो गया, तो फिर उस सूरत में मेंडलीव ने अपनी टेबल के अंदर ब्लैंक स्पेसेस छोड़े, जो कि इससे पहले किसी भी क्लासिफिकेशन में हमें ऐसा नज़र नहीं आता. नंबर 2, ख़ास दूसरी बात क्या थी कि ब्लैंक स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स. इसने ना सिर्फ ये ब्लैंक स्पेसेस अपनी टेबल में छोड़े, बल्कि एट द सेम टाइम उन अननोन एलिमेंट्स के जो कि उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे, उनकी बाकायदा प्रॉपर्टीज़ और इवन एटॉमिक वेट्स तक इसने जो है प्रेडिक्ट कर दिए थे. तो इसने जो टेबल बनाई उसमें चंद एक एलिमेंट्स में प्लेस कर रहा हूँ जो मेंडलीव ने प्लेस किए थे. हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, calcium, and then spaces here, blank spaces, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, and then zinc. I have placed about 25 elements in his table. As you can see, he left some blank spaces for the undiscovered elements in his classification. और ना सिर्फ इसने ये एलिमेंट के लिए स्पेस छोड़ा, बल्कि एट द सेम टाइम इसने इनकी प्रॉपर्टीज़ भी प्रेडिक्ट की, और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर इसने इसी की अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए. वन ऑफ दैम इज़ कैनेडियम, द अदर इज़ जर्मेनियम. दे वर प्लेस्ड हियर. इस कैनेडियम बोरोन एल्युमिनियम के नीचे और कार्बन सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम. ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स 1870s के अंदर ही डिस्कवर्ड हुए
और इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टीज़ जो कि मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी उनके एटॉमिक मासेस भी। और ये प्रॉपर्टीज इसने किस बुनियाद पर प्रिडिक्ट की थी? इसने ऊपर वाले एलिमेंट ग्रुप के, नीचे वाले एलिमेंट लेफ्ट और राइट के एलिमेंट्स की बुनियाद पर जो है इसने उनकी प्रॉपर्टीज़ प्रिडिक्ट की थी। तो जो आने वाले साइंटिस्ट थे उनके लिए काम मुकाबलतन आसान हो गया और उनको एक रोड मैप मिल गया था, जिसकी वजह से उन्होंने उसको फॉलो करते हुए ईजिली इन एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया। नेक्स्ट, तीसरी बात हमें जो ख़ास नज़र आती है मेंडलीव की क्लासिफिकेशन के अंदर, ही change atomic masses of some elements, change of atomic masses. एटॉमिक मासेस में कुछ तब्दीली की। फॉर एग्जांपल, दो एलिमेंट्स बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, at the time of classification or Mendeleev's classification, the atomic weight of boron was considered as 17, लेकिन मेंडलीव ने इसको तब्दील करके 17 से 11 कर दिया without assigning any reason thereof. Similarly, aluminium 42 was changed to 27. अकॉर्डिंग टू मेंडलीव के मुताबिक ये एलिमेंट्स, इनके एटॉमिक मासेस जो हैं इतने नहीं होना चाहिए बल्कि इतने होना चाहिए था। हालांकि उस वक्त जो एटॉमिक मास डिटर्मिनेशन के मेथड्स अवेलेबल थे उनके मुताबिक बोरॉन का एटॉमिक मास 17 और एल्युमिनियम का 42 ही होता था। मेंडलीव का ख्याल ये था या मेंडलीव ने ये जो एटॉमिक मासेस चेंज किए थे उसका रीज़न क्या था, क्यों इसने ऐसा किया? अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, उसके मुताबिक किसी भी ग्रुप की जो ग्रुप नंबर है उसमें मौजूद एलिमेंट्स की वैलेंस हाईएस्ट वैलेंस स्टेट होती है। ग्रुप नंबर इज़ द हाईएस्ट वैलेंस स्टेट। अगर हम एटॉमिक मासेस के हवाले से देखें तो हाइड्रोजन 1, लिथियम 7, बर्लियम 9, बोरॉन को एट प्रेजेंट छोड़ते हैं, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19। अगर हम बोरॉन का एटॉमिक मास 17 लेते हैं तो 17 कम्स आफ्टर 16। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन शुड शिफ्ट इनटू द थर्ड ग्रुप, नाइट्रोजन इनटू फोर्थ ग्रुप, ऑक्सीजन इनटू फिफ्थ ग्रुप एंड बोरॉन इनटू सिक्स्थ ग्रुप बिफोर फ्लोरीन। जिससे होता क्या नुकसान कि कार्बन वी ऑल नो इज़ ए टेट्रावैलेंट एलिमेंट और ये कौन से ग्रुप में आ जाती? थर्ड ग्रुप में। एज पर मेंडलीव ग्रुप नंबर 3 और वैलेंसी कार्बन की प्रैक्टिकली 4, तो ये इसको जस्टिफाई नहीं करती। इसी तरह से नाइट्रोजन फोर्थ ग्रुप में आ जाती, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट है, जबकि ऑक्सीजन फिफ्थ ग्रुप में आती विच इज़ ट्राइवैलेंट और हेक्सावैलेंट, जबकि बोरॉन इटसेल्फ इज़ ट्राइवैलेंट और ये कहाँ मूव कर जाती? सिक्स ग्रुप में। तो सबकी वैलेंसीज आउट हो जाती। लिहाजा मेंडलीव ने इन वैलेंसीज के कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए बोरॉन को प्लेस किया इनटू थर्ड ग्रुप। अब चूंकि ये खुद अपना क्राइटेरिया बना चुका था कि एटॉमिक मासेस में दो एडजेसेंट एलिमेंट के दरमियान मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 का डिफरेंस होना चाहिए, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 था, इसने 1 माइनस किया और उसको चेंज करके 11 कर दिया। यही वजह थी कि इसने बोरॉन को थर्ड ग्रुप में रखने की वजह से एटॉमिक मास चेंज कर दिया। हालांकि इसके ऊपर काफ़ी लेदे हुई और लोगों ने उसको काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया, लेकिन बहरहाल इसने ऐसा उन सारी जो है क्रिटिक को बर्दाश्त किया, लेकिन इसने इनकी पोजीशन को चेंज नहीं किया। सिमिलरली एल्युमिनियम इज सिमिलर इन प्रॉपर्टीज टू बोरॉन, तो एल्युमिनियम को थर्ड ग्रुप में प्लेस करने के लिए यहाँ नेक्स्ट एलिमेंट था सिलिकॉन। सिलिकॉन एटॉमिक मास 28, लिहाजा 1 यूनिट एक मरतबा फिर रिड्यूस करते हुए इसको 27 कर दिया एंड इट वाज प्लेस्ड इन थर्ड ग्रुप। तो ये वजूहत थी कि जिसकी वजह से इसने इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को तब्दील कर दिया और उनको राइट प्लेस पर लाने के लिए। ये और बात है कि आने वाले वक्त में जब नए मेथड्स 20th सेंचुरी के स्टार्ट में एटॉमिक मास डिटर्मिनेशन के जो है डेवलप हुए, तो पता ये चला कि जो बोरॉन है इसका एटॉमिक मास होता है 10.7 विच इज़ राउंडिंग ऑफ अगर हम करते हैं तो दैट कम्स टू 11।
इसका मतलब ये हुआ कि मेंडलीव वाज राइट एट ही ऑन हिज स्टांस। ऑन दी अदर हैंड एल्युमिनियम 26.9, अगर राउंड ऑफ करते हैं तो इट कम्स टू 27। अगेन मेंडलीव यहाँ पर भी दुरुस्त सही था अपनी जगह पर। ये और बात है कि उस वक्त तक इंसान की नॉलेज ही लिमिटेड थी और वो जो मेथड्स उसके उनके पास अवेलेबल थे वो इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं थे। बहरहाल ये एक और इसका कारनामा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। मेंडलीव ने बहुत डीपली एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया हुआ था और उसका ये ख्याल था कि एज वी रन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, फॉर एग्जांपल फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन in the second period, lithium is a very powerful metal. Then after lithium, beryllium, comparatively weaker metal. Boron is a metalloid. Then carbon is a non-metal. उसके बाद फिर नाइट्रोजन comparatively stronger non-metal, oxygen further strong non-metal and fluorine is the strong most non-metal. मेंडलीव ने कहा कि as we run from left to right in any period, the metallic character goes down and the non-metallic character increases gradually. But at the end of the period, from group 7 fluorine to next element sodium, as we shift from fluorine to sodium, तो ये 7th ग्रुप से जब हम फर्स्ट की तरफ आते हैं तो अगेन सोडियम इज ए वेरी पावरफुल मेटल, whereas फ्लोरीन इज ए पावरफुल नॉन मेटल। इसलिए कि ये जो शिफ्ट हो रहा है एक ग्रुप से दूसरे की तरफ, दिस इज नॉट करेक्ट। देयर मस्ट बी अ ब्रिज बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम एंड्स, वन पावरफुल नॉन मेटल, द अदर पावरफुल मेटल। इन दोनों के बीच में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि जो दोनों को ब्रिज करे, दोनों को मिलाए एक दूसरे के साथ, ना ही फ्लोरीन की तरह बहुत पावरफुल नॉन मेटल हो और ना ही सोडियम की तरह बहुत पावरफुल मेटल हो, जिसकी वैलेंसी आइदर 1 से कम यानी कि 0 हो या फिर 7 से ज़्यादा 8 होना चाहिए। दिस वॉज द प्रेडिक्शन मेड बाय मेंडलीव। ऑन हिज प्रेडिक्शन in the last decade of the 19th century, means 1890 to 1899, 6 inert gases were discovered और सारी की सारी जीरो वैलेंट एज प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव। और वो कहाँ आती हैं प्रेडिक्टेबल? अगर हम मॉडर्न प्रेडिक्टेबल जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, तो वो सारी की सारी हैलोजेंस यानी कि 7th ग्रुप के बाद और 1st ग्रुप के बीच में आती हैं, जिसकी वजह से उनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है ड्यू टू देयर जीरो वैलेंसी। एनीवे, तो ये जो इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हुई फ्रॉम द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर में से जो है इनको आइसोलेट किया गया इन गैसेस को, ये 6 की 6 इनर्ट गैसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये सारी की सारी जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, और ये सब मेंडलीव ही की प्रेडिक्शन की बुनियाद पर इनकी डिस्कवरीज हुई। ये तो प्रेडिक्शन रिगार्डिंग इनर्ट गैसेस। ये तो वो बातें थी कि जो मेंडलीव की टेबल से हमें या मेंडलीव की क्लासिफिकेशन से हासिल हुई। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द डिफेक्ट्स और लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। मेंडलीव की क्लासिफिकेशन की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ खामियां थी। सबसे पहली बात, मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ हिज पीरियोडिक लॉ, और पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक वेट्स की टर्म यूज़ की गई थी। तो एलिमेंट्स वर अरेंज इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट ऑर्डर। यू नो, आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मासेस। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट आइसोटॉप्स होते हैं। व्हाट आर दोस? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, विद एटॉमिक मासेस 1, 2 and 3. So as per periodic law, प्रोटियम का एटॉमिक मास 1,
ड्यूटेरियम का 2 और ट्रीटियम का 3। तो इस पीरियोडिक टेबल में इन तीनों आइसोटॉप्स को अलग अलग प्लेसेस मिलना चाहिए थी, लेकिन मेंडलीव ने जो अपनी टेबल पेश की थी उस टेबल के अंदर उसने हाइड्रोजन को सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेस असाइन की थी। मीन्स इसने आइसोटॉप्स के लिए कोई प्लेस नहीं रखी थी, नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स। हर एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स थे उनको ग्रुप टुगेदर किया हुआ था, उसने एक ही जगह पर मिला कर रखा था, एक प्लेस असाइन की थी। और हर एलिमेंट के मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा आइसोटॉप ज़रूर होते हैं। तो मेंडलीव ने हर एलिमेंट को इस टेबल में सिर्फ एक प्लेस असाइन की थी। दूसरी बात, अगर हम मेंडलीव की टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से कंपेयर करें तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस बुनियाद पर बनाई गई है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर। और मेंडलीव की जो टेबल थी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से, जबकि मेंडलीव की टेबल हमें एज सच कोई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं देती। सो नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग atomic structure. नंबर 3, मेंडलीव की जो क्लासिफिकेशन थी वो पीरियोडिक लॉ पर बेस कर रही थी। कम से कम 3 जगहों पर अपनी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर या अपनी टेबल के अंदर मेंडलीव ने खुद ने ही अपनी बनाए गए लॉ से 3 जगहों पर कम से कम डेविएट किया। We call it misfits. What are misfits? मतलब पहले लो एटॉमिक मास का एलिमेंट, देन हाई एटॉमिक मास का एलिमेंट होना चाहिए था, और मोस्टली उसने ऐसा ही किया था, लेकिन कम से कम 3 जगहों पर ऑर्डर को रिवर्स कर दिया था। ये मिसफिट्स क्या क्या थे? पहला मिसफिट बिटवीन आर्गॉन 40 एंड पोटेशियम 39। आर्गॉन को जब डिस्कवर हुई लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर आई? आफ्टर क्लोरीन इन दी 0 ग्रुप, और पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में, यानी कि आर्गॉन पोटेशियम से पहले आई। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39 जबकि आर्गॉन का था 40। उसूलन ऑर्डर को क्या होना चाहिए था कि पोटेशियम को पहले आना चाहिए था और आर्गॉन को बाद में। अगर ऐसा होता तो पोटेशियम कहाँ पहुँच जाती? इनर्ट गैसेस के साथ 0 ग्रुप में, और आर्गॉन कहाँ आ जाती? इन दी फर्स्ट ग्रुप। वी ऑल नो पोटेशियम इज़ ए वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल, जबकि आर्गॉन इज़ एन इनर्ट गैस। और अगर पोटेशियम इनर्ट गैसेस के साथ आ जाती तो वो प्रॉपर्टीज़ में उस ग्रुप से मैच नहीं करती है। एट द सेम टाइम आर्गॉन जो रिमेनिंग फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट थे, दैट इज़ लिथियम, सोडियम, इनके साथ प्रॉपर्टीज़ में मैच नहीं करती। लिहाजा उसने प्रॉपर्टीज़ के कॉन्सेप्ट को, मैंने पहले भी कहा था कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज़ विद इन ए ग्रुप, तो उसको फॉलो करते हुए इसने अपने लॉ से डेविएट करना तो मुनासिब समझा, लेकिन प्रॉपर्टीज से डेविएट करना हरगिज़ कबूल नहीं किया। उसके बाद फिर दूसरा मिसफिट जो हमें मेंडलीव की टेबल में नज़र आता है, दैट इज़ बिटवीन कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट एटॉमिक मास 59 एंड निकल 58। कोबाल्ट को इसने पहले रखा और निकल को उसके बाद में रखा 8th ग्रुप के अंदर। ये जो 3 एलिमेंट थे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ऑल 3 वर ग्रुप टुगेदर इन 8th ग्रुप। वी कॉल देम फेरोमैग्नेटिक मेटल्स। क्या कहते हैं इनको? फेरोमैग्नेटिक मेटल्स। व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक मेटल और फेरोमैग्नेटिक मटीरियल? द सब्सटेंस विच कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। ये ऐसी मेटल्स हैं कि जिनके परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं, इसीलिए इनको फेरोमैग्नेटिक मेटल्स कहा जाता है। और मेंडलीव ने इन तीनों को ग्रुप टुगेदर किया था। अगर हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की तरफ इसके बाद जाएंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे, तो यू विल फाइंड कि जो 8th ग्रुप है उसको 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 8th A, 8th B और 8th C ग्रुप। 8th A ग्रुप
iron, 8b group cobalt family, and 8c group is nickel family. Similarly, the third misfit of Mendeleev's table is tellurum and iodine. मेंडलीव ने टेलरम को रखा 6th ग्रुप में ऑक्सीजन फैमिली में, और आयोडीन को रखा 7th ग्रुप में फ्लोरीन फैमिली में. टेलरम का एटॉमिक मास होता है 128 और आयोडीन का 127. एज पर एटॉमिक मास ऑर्डर आयोडीन को पहले आना चाहिए, टेलरम शुड फॉलो आयोडीन. अब अगर हम ऐसा करते हैं और आयोडीन को पहले रखते हैं, टेलरम को बाद में रखते हैं एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में, तो आयोडीन शिफ्ट हो जाती है 6th ग्रुप में और टेलरम शिफ्ट हो जाएगी इनटू द 7th ग्रुप. हालांकि वैलेंसीज के एतबार से देखा जाए तो आयोडीन इज यूनिवैलेंट और हैलोजेंस आर यूनिवैलेंट, जबकि टेलरम डाइवैलेंट है लाइक ऑक्सीजन सल्फर. तो इसको 6 ग्रुप में होना चाहिए. एक मरतबा फिर वही प्रॉपर्टीज़ को बेस बनाते हुए मेंडलीव ने जो है इनको दोनों को एटॉमिक मासेस के ऑर्डर को रिवर्स करते हुए, अपने लॉ से डेविएट करते हुए, इनको प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर इसने अरेंज कर दिया. तो वी कैन से दीज आर द मिसफिट्स इन दी मेंडलीव्स टेबल अकॉर्डिंग टू दी एटॉमिक वेट्स. So these are some another misfit or another limitation of Mendeleev's classification. Mendeleev ने copper, silver, gold, these are called coinage metals. इन coinage metals को फर्स्ट ग्रुप में रखा like along with alkali metals, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. These are alkali metals और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल्स. क्या कहलाती हैं? क्यों? किसी ज़माने में इन मेटल्स के कॉइन्स बनाए जाते थे, इसलिए इनको कॉइनेज मेटल्स कहा जाता है. अगर हम प्रॉपर्टीज़ के हवाले से देखें तो अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट एंड मोर रिएक्टिव मेटल्स, वेयर एज कॉइनेज मेटल्स आर कंपैरेटिवली हार्ड एंड मोर स्टेबल मेटल्स. तो बज़ाहिर प्रॉपर्टीज़ एक जैसी नज़र नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद मेंडलीव ने इनको फर्स्ट ग्रुप में ही रख दिया था. कॉइनेज मेटल्स वर ग्रुप टुगेदर विथ alkali metals. These are the some limitations of the Mendeleev's classification. ये उस वक्त तो ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही थी मेंडलीव की टेबल में, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता गया है, 19th सेंचुरी एंड हुई और 20th सेंचुरी की इब्तिदा के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर पर जो है डेवलप होना शुरू हुआ, और 1913 के अंदर हेनरी मोज़ले ने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की. इस डिस्कवरी के बाद ये बात मोज़ले ने प्रूव कर दी, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ नॉट इट्स एटॉमिक वेट, इट शुड बी इट्स एटॉमिक नंबर. उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर असाइन कर दिए. व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? the number of protons present in the nucleus of an atom. So elements should be represented through their atomic numbers. जब atomic number की discovery हुई in the year 1913 by Henry Moseley. मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर करने के बाद जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था, इस पीरियोडिक लॉ को भी मॉडिफाई किया. एटॉमिक नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय मोज़ले ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ एक्सरेज. एक्सरेज की स्टडीज़ की बुनियाद पर इसने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की थी. जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर्स को मोज़ले ने डिस्कवर किया था. ही वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट.
इसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया और इसमें ये प्रूव कर दिया कि एलिमेंट की जो बुनियादी प्रॉपर्टी है वो उसका एटॉमिक मास नहीं बल्कि उसका एटॉमिक नंबर है। लिहाजा एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से क्लासिफाई करना चाहिए। यही वजह थी कि मेंडलीव का जो लॉ था उसको मोज़ले ने मॉडिफाई कर दिया, विच इज़ नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मोज़लेस पीरियोडिक लॉ। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मोज़लेस पीरियोडिक लॉ क्या था? सिर्फ एक वर्ड तब्दील किया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट क्या थी? द प्रॉपर्टीज of elements are periodic function of their atomic numbers instead of atomic weight. So only one difference in the, or there is only a difference of only one word instead of atomic weights, atomic number. जब हमने इसी मेंडलीव की टेबल को जब एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अरेंज किया तो इनमें से ज़्यादातर जो डिफेक्ट्स हमें नज़र आ रहे थे, जो लिमिटेशंस नज़र आ रही थी मेंडलीव की टेबल के अंदर, वो खुद ब खुद ऑलमोस्ट रिमूव हो गई। देखिए मिसाल के तौर पे नंबर 1, मेंडलीव की जो टेबल थी उसमें आइसोटॉप्स के लिए कोई प्लेस नहीं थी, चूंकि आइसोटॉप्स क्या होते हैं? एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, और एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मासेस। चूंकि आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, लिहाजा पीरियोडिक टेबल में एक ही प्लेस मिलना चाहिए, और मेंडलीव ने ऐसा ही किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अरेंज करते हैं तो ये प्रॉब्लम खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती है। नंबर 2, चूंकि मैंने कहा कि उस वक्त तक एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं हुई थी या वो सही तरह से वाज़ेह नहीं हो पाया था, तो लिहाजा ये सेकंड पॉइंट अगर देखा जाए तो मेंडलीव के वक्त में उसको डिफेक्ट कहना मुनासिब नहीं है। द थर्ड वन इज़ मिसफिट्स। मिसफिट्स के हवाले से अगर देखें तो अगर हम मेंडलीव की क्लासिफिकेशन का वक्त देखते हैं तो उस वक्त एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया गया। जब इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स देखे गए तो पता ये चला आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और पोटेशियम का होता है 19। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्डर वाज करेक्ट। सो मेंडलीव वाज अगेन राइट हेयर। सिमिलरली कोबाल्ट एटॉमिक नंबर होता है 27 और निकल का 28, तो ये ऑर्डर भी अपनी जगह पर दुरुस्त था। सिमिलरली टेलरम 52 एंड आयोडीन 53। तो ये तीनों की तीनों जो मिसफिट्स थे, जब उनको एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अरेंज किया गया तो ऑर्डर वही बना जो कि मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया था। इसका मतलब है अगेन मेंडलीव वाज करेक्ट हियर। सिमिलरली कॉइनेज मेटल्स वर ग्रुप टुगेदर विथ अल्कली मेटल्स। मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन पेश की थी, जो टेबल बनाई थी, उसमें उसने अल्कली मेटल्स और क्वानेज मेटल्स दोनों को एक साथ मिला दिया था। जब हमने एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अरेंजमेंट की तो पता चला कि ये जो क्वानेज मेटल्स थी दे वर सेपरेटेड फ्रॉम अल्कली मेटल्स देमसेल्व्स, वो खुद ब खुद ही उससे सेपरेट हो गई, लिहाजा ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गई। तो ये मेंडलीव की क्लासिफिकेशन थी, उसकी कुछ मेन फीचर्स थे और एट द सेम टाइम उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। अगर हम आज के दौर में आते हैं, मॉडर्न टेबल की तरफ आते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं, तो बुनियादी तौर पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, एज आई हैव टोल्ड कि इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इस वक्त मौजूदा हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। बुनियादी तौर पर ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसकी जो बेसिस है, इट इज़ ऑन मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। ये बुनियादी तौर पर मेंडलीव ही की क्लासिफिकेशन की एक एक्सटेंडेड फॉर्म है या एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं हम उसको। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ एक्सटेंशन ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। ये और बात है कि जो मॉडर्न टेबल है हमें वो और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रही है। तो बेटा ये हमारी मेंडलीव्स की क्लासिफिकेशन थी और इसके हवाले से हमने बात की। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द
last classification which is given in our text or the modern classification. 50 से थोड़ा पहले मुझे modern periodic table. Or classification based on electronic configuration. The modern table is designed on the basis of electronic configuration. As we all know, there are 4 types of orbitals: s, p, d and f. For the same reason, जो modern periodic table है, it is divided into 4 blocks. How many blocks? 4. What are those? S, p, d and f. On the left hand side of the modern table, S block. यहाँ पर वो तमाम एलिमेंट्स हैं कि जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s ऑर्बिटल पर एंड हो रही है, यही वजह है कि इनको हम s ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. इसके बाद सेंटर में जो ब्लॉक है दैट इज d ब्लॉक. और राइट हैंड पर जो ब्लॉक है P block. The elements which are present here are called D block elements and which are here P block elements. और जो bottom है known as F block. These elements are called F block elements. As I have told, S block element क्या होता है? वो element के जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s ऑर्बिटल पर एंड हो रही हो. सिमिलरली P block वो एलिमेंट होता है कि जिसकी कॉन्फ़िगरेशन p ऑर्बिटल पर और d ब्लॉक d ऑर्बिटल पर एंड हो रही हो या जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में एंटर हो रहा हो. इसी तरह से f ब्लॉक एलिमेंट्स उस एलिमेंट को कहते हैं कि जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल के अंदर एंटर हो रहा हो. नाउ you know capacity of s orbital is 2 electrons. Similarly p6, d10 and f14. बट मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन की थी, हमने पढ़ा था कि उसने जो वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे, द वर्टिकल कॉलम ऑफ मेंडलीव टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स. जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर मेंडलीव ने जो ग्रुप्स बनाए थे 8 ग्रुप्स. ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स. For example, first group is divided into 2 subgroups, first A, first B, second A, second B, third A, third B, and these are called subgroups. A total of 18 subgroups are present in the long form of periodic table. How many? 18 subgroups. S block is divided into 2 subgroups. चूंकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स या 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हैं, S1 एंड S2. यही वजह है कि जो S ब्लॉक है इसको 2 सब ग्रुप पर में डिवाइड कर दिया गया है. फर्स्ट B, फर्स्ट A, सेकेंड A. द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज S1 and that of second A S2. Similarly, चूंकि p ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन है, यही वजह है कि p ब्लॉक को 6 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. थर्ड A टू 7th A एंड 0 ग्रुप. थर्ड A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A एंड 0 ग्रुप.
3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A, and 0 group. The configurations are P1, P2, P3, P4, P5, and P6. Similarly, d orbital can accommodate 10 electrons, 10 possible configurations D1 to D10. यही वजह है कि जो D ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल का, इसको 10 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. This is the first B group, second B, third B, fourth B, fifth B, sixth B, seventh B, and this is eighth group, comprised of 3 subgroups, 8th A, 8B, and 8C. ये फर्स्ट बी यहाँ से क्यों शुरू हुआ, यहाँ से क्यों नहीं हुआ, विल डिस्कस इट लेटर ऑन. अगर हम कॉन्फ़िगरेशंस के एतबार से देखें तो दिस इज़ D1 कॉन्फ़िगरेशन, D2, D3, इट शुड बी D4, लेकिन प्रैक्टिकली D5 कॉन्फ़िगरेशन होती है. हेयर D5 कॉन्फ़िगरेशन, D6, D7, D8, इसको होना चाहिए D9, लेकिन प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन होती है D10, एंड दिस इज D10 कॉन्फ़िगरेशन. एक स्पेशल रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का विच इज़ नोन एज स्टेबल ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट. उसके मुताबिक इन ग्रुप्स की कॉन्फ़िगरेशंस जो रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन है उनसे थोड़ी सी हटी हुई हैं. उस रूल को हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे. नाउ एफ ब्लॉक, ये दो एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स हैं, ऑल बिलोंग्स टू द थर्ड बी ग्रुप, सारे के सारे थर्ड बी ग्रुप के एलिमेंट हैं. दिस एफ ब्लॉक, इसमें कोई सब ग्रुप अलग नहीं है, ये सारे के सारे इसी सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. चूंकि एफ ऑर्बिटल की पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन 14 हो सकती हैं, यही वजह है कि एफ ग्रुप या एफ ब्लॉक को 14 डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है. Configurations from F1 to F14. Now we come towards, so there are total 18 subgroups. S block composed of 2 subgroups, P6, D10, a total of 18 subgroups. जैसा कि मेंडलीव ने अपनी क्लासिफिकेशन में 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई थी और उनको पीरियड्स का नाम दिया था. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ 7 पीरियड्स. फर्स्ट पीरियड composed of only 2 elements starting from hydrogen atomic number 1 and ends on helium atomic number 2. The second period composed of 8 elements starting from lithium 3 and ends on neon 10. Total of 8 elements, 2 from S block and 6 from P block. Then the third period composed of again 8 elements starting from sodium 11 and ends on argon 18. 2 elements from the S block and 6 from the P block. Then the fourth period
composed of 18 elements starting from potassium 19, 2 from the S block and then 10 from the D block and 6 from the P block. Ends on krypton 36. Again, the fifth period composed of 18 elements again, starting from rubidium 37, 2 from S block and then 10 from the D block, and after which 6 from the P block, ending on xenon 54. The next period is sixth period, which is the largest period of the periodic table, composed of 32 elements, starting from cesium 55, 2 elements from the S block, and then here lanthanum atomic number 57 from the D block, after which there are 14 elements which are similar in properties to lanthanum. Atomic number 58 cerium to lutetium 71. They all are similar in properties to lanthanum. और ये सारे के सारे 14 के 14 elements along with lanthanum they should be placed here in the periodic table. चूँकि टेबल हमारी 2 डायमेंशनल है, लिहाजा एक प्लेस के ऊपर हम 15 एलिमेंट्स को नहीं रख सकते, लिहाजा मजबूरन इनको बॉटम में रखा गया. दे ऑल, इन सब की प्लेस पीरियोडिक टेबल में क्या बनती है? लैंथनम के बाद, लैंथनम के साथ. चूँकि ये सारे के सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में लैंथनम को फॉलो कर रहे हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड लैंथेनॉइड्स और लैंथेनॉन्स. And after lutetium again D block continues from hafnium 72 और उसके बाद ये D यहाँ पर आगे कंप्लीट हुआ. तो टोटल ऑफ 2 from S block, 14 from F block, 10 from D block and then 6 elements from P block. और ये पीरियड यहाँ पर आकर रेडॉन 86 के ऊपर जाकर एंड हो जाता है. A total of 32 elements. Then seventh and last period, starting from francium 87. Again, like lanthanum, here actinium atomic number 89. और इस एक्टिनियम के बाद यहाँ पर एक मरतबा फिर 14 एलिमेंट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम थोरियम 90 और लॉरेंशियम 103 तक. ये सारे के सारे दे ऑल आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज टू एक्टिनियम और ये सब के सब इस प्लेस पर होना चाहिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. तो चूंकि ये सब एलिमेंट्स एक्टिनियम को प्रॉपर्टीज में फॉलो कर रहे हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एक्टिनोइड्स और एक्टिनोन्स. Now this deep continues. Here anilcordium UNQ 104 atomic number, anilinium 109. So this period is incomplete. The first period is the shortest period of the periodic table. We also call it very short period, composed of only 2 elements. Then second period composed of 8 elements, called as first short period. Third period also consists of 8 elements, known as second short period. Fourth period composed of 18 elements, called first long period. Fifth also composed of 18 elements, known as second long period. Whereas the sixth period is the largest period of the periodic table. We call it very long period, composed of 32 elements, and seventh period is incomplete, therefore it is known as incomplete period. So ये period wise distribution थी. आज हम बात को इस वक्त यहीं पर रोकते हैं.
or we will discuss it later on in the next class. Thank you.